हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। और यूट्यूब में मेरा ये पहला वीडियो है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स ABC। तो पहला चैप्टर मैंने लिया है NCERT बुक जो कि 11th क्लास की है और वह पार्ट 2 है। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडुलाई, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ये 7 पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा पहला चैप्टर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया हुआ फ्रेंड, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक में आते हैं हम लोग, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इसमें कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। सॉलिड ईच एटम्स और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नाइबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, तो एक सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि एटम्स है तो दोनों एटम के बीच में एक फोर्स रहता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस रहता है, जो कि वो जिससे क्या होता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होने के कारण दोनों मॉलिक्यूल अपने में आपस में वो चिपका रहता है, मतलब पकड़ के रखता है उसको अपना शेप एंड साइज में। तो वो हो गया इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। तो क्या होता है, दोनों एटम के बीच में इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस बॉन्डेड, मतलब दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस रहता है, जो कि उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखता है। स्टेबल मतलब उसको बैलेंस पोजीशन में रखता है। तो व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म, तो जब हम सॉलिड बॉडी पे जब डिफॉर्म, जैसे मान लीजिए हम उसको डिफॉर्म ऐसे कर दिए है ना, तो जिसे डिफॉर्म हम कर दिए, तो इसमें क्या होता है, तो डिफॉर्म होने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अपना पोजीशन से हट जाता है। मॉलिक्यूल अपना पोजीशन से हट जाने के कारण क्या होता है, पोजीशन कॉजिंग ए चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो क्या होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण क्या करता है, वो वापस उसको अपना पोजीशन में लाने का वो कोशिश करता है। तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज रिमूव, मतलब जब हम कोई फोर्स बॉडी पे लगाएंगे, सॉलिड बॉडी पे, और वो क्या होता है, डिफॉर्म हो गया, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं डिफॉर्म के लिए, वो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे बॉडी पे हम फोर्स हटाएंगे, फोर्स रिमूव करेंगे, तो बॉडी क्या करेगा, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन आने का कोशिश करेगा। तो जो वापस आने का फोर्स कोशिश करता है उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो वापस क्यों आता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स लगा हुआ है, जो कि उसको वापस अपना पोजीशन में आने का, उसको वापस आने का कोशिश करता है, मतलब उसको वापस ओरिजिनल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको लाने का कोशिश करता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण। तो दस द बॉडी रिगेन, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करते हैं, वो इंटर एटॉमिक फोर्स टेंस टू ड्राइव देम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करता है, सॉलिड बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाता है, और रिगेन मतलब वापस वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को अटेंड कर लेता है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स मैकेनिज़्म को हम लोग विजुलाइज किस तरह कर सकते हैं, रॉबर्ट हुक एक सिस्टम बनाया, जिसमें क्या किया, एक बॉल और स्प्रिंग सिस्टम, मतलब स्प्रिंग बॉल सिस्टम के द्वारा रॉबर्ट हुक ने समझाने का कोशिश किया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड को समझाने की कोशिश किया। तो बॉल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम, ये सब एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। देखिए हर बॉल के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग यहाँ एक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इंटर एटॉमिक फोर्स। तो इंटर एटॉमिक फोर्स उसको क्या कर रहा है, उसको अपना पोजीशन में ला के रखा हुआ है, स्टेबल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जब हम उसको क्या करेंगे, जब हम उसको डिफॉर्म करेंगे, जब हम इसमें कोई फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब दो एटम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा,
और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो क्या करेगा, स्प्रिंग उसको वापस अपना पोजीशन में लेके आएगा। स्प्रिंग मतलब इंटरएटॉमिक फोर्स उसको वापस अपना पोजीशन में लेके आ जाएगा और वो अपना क्या है ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। तो इसी से रॉबर्ट हुक ने इसमें बताने का कोशिश किया है स्प्रिंग बोर्ड सिस्टम के द्वारा। ये सेम चीज़ में दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, stress and strain. So when a force is applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small and large extent. तो क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाएं तो क्या फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से क्या हो गया, बॉडी हो गया डिफॉर्म हो गया। तो जो फोर्स लगाने से बॉडी डिफॉर्म हो रहा वो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स होने के कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, एक्टिव हो जा रहा है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो कि उसको वापस अपना पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो इसमें वही चीज़ बता रहा है आपका, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वापस आ रहा है, जो कि वापस लाने वाला फोर्स, और कितना यूनिट एरिया पे हम लोग उस पर फोर्स लगाया वो हो गया स्ट्रेस। ठीक है। तो जब भी जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, कोई बॉल को हम क्या किए, उसको कंप्रेस किए, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स वो बॉल पे हम एक्ट किए, तो क्या हो गया, बॉल हो गया कंप्रेस। तो क्या हो गया, 10 न्यूटन के कारण वो बॉल हो गया, उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिए। तो सेम 10 न्यूटन का फोर्स क्या किया, अंदर से वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको अपना रिगेन करने के लिए, ओरिजिनल शेप एंड साइज के लिए। तो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना एरिया पे हम फोर्स लगाएं उसको बोलेंगे स्ट्रेस। तो ठीक है, तो हो गया फॉर्मूला, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू हो गया F/A। F क्या हो गया, कितना हम रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, और A हो गया कितना एरिया पे हम लगाएं बल। ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। F फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको कि हम उसको पास्कल बोल सकते हैं, जिसको PA से डिनोट करते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, M(L-1 T-2)। तो देखते हैं, इसमें देखा हो देयर आर 3 वेज इन विच सॉलिड में चेंज इन डायमेंशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब कोई हम एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी पे लगाते हैं तो हम इसमें 3 चेंजेस देखेंगे उसके डायमेंशन में। क्या क्या चेंज है देखते हैं। ये फोटो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है क्या है, 9.2 A cylinder is stretched by 2 equal force applied normal to its cross-sectional area. The restoring force पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ये देखिए, ये क्या है, एक बॉडी है, बॉडी देखिए ये क्या हो गया, कितना, ये आपका L लेंथ का है। तो इसमें मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ए इधर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ए नीचे की तरफ, और इक्वल अमाउंट में लगाना, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, ए इस पर हम लोग अपोजिट, तो क्या हो गया, इसको टानने का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो L प्लस डेल्टा एल मतलब स्मॉल चेंज को हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। तो L हो गया प्लस डेल्टा एल। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, उसमें कुछ फोर्स लगाने के कारण मान लीजिए 0.1 आया डिफरेंस, मान लीजिए 0.1 आ गया, तो हो गया मेरा 0.1 हो गया, तो हो गया आपका 1.1 हो गया। ठीक है, मान लीजिए 1.1 हो गया, आपका लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो हो गया L प्लस डेल्टा एल, मतलब ये इंक्रीज हो गया लेंथ। जब ये इंक्रीज लेंथ होगा तो क्या होगा, डायमीटर इसका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर इसका इसमें ज़्यादा है। जैसे लंबा करेंगे तो क्या होगा, लेंथ लंबा होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा और डायमीटर हो जाएगा डिक्रीज। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जब हम फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और जबकि फोर्स हम लगाएंगे सेम डायरेक्शन में, यही फोर्स में अगर हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो मेरा हो जाएगा कंप्रेसिव
कंप्रेसिव फोर्स, मतलब उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं। तो आप समझ गए टेंसाइल क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए, और जब हम कंप्रेस करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज करेगा और लेंथ डिक्रीज करेगा, और टेंसाइल में क्या होगा, टेंसाइल में डायमीटर डिक्रीज करेगा और लेंथ इंक्रीज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ इसमें दिया हुआ है फ्रेंड। कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ लीजिएगा, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस बता दिया आपको। तो द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मान लीजिए कितना चेंज हुआ लेंथ में और ओरिजिनल लेंथ कितना था, वो दोनों रेशियो को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ए हो गया स्ट्रेस, ए हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब जैसे इस पे हम फोर्स हटाएंगे ए हो जाएगा, इसका अंदर में टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये वापस अपना पोजीशन में आ जाएगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब हम इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, ये वापस कंप्रेशन होने के बाद वापस आ जाएगा। स्ट्रेस मतलब ये वापस अपना पोजीशन में आ जाएगा, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। लेकिन अगर वो स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन उसमें आ गया, मतलब वो डिफॉर्म कर गया, तो मतलब उस पर अगर वह वापस अपना पोजीशन में नहीं आ पाया तो उसको हम लोग स्ट्रेन में बोलेंगे, मतलब उसमें स्ट्रेन आ गया, उसमें उसका जैसे मान लीजिए इसको हम स्ट्रेस डालें और लेंथ वो क्या हो गया, लंबा ही रह गया, तो उसमें स्ट्रेन आ गया। लेकिन अगर वो ओरिजिनल शेप में आ गया, साइज में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपना पोजीशन में लेके आ गया, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। जब लंबा जब उसको टानेंगे और जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब इसमें डिफॉर्म हो गया तो उसको स्ट्रेन में बोलेंगे। तो डिफॉर्म हुआ तो कितना डिफॉर्म हुआ, तो लेंथ में, तो चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो हो गया चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ हो गया। चेंज कितना लेंथ इंक्रीज किया और बाई ओरिजिनल लेंथ हो गया। अब पढ़ते हैं, इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्स are applied to the cross-sectional area of cylinder, there is relative displacement between opposite faces of cylinder. The restoring force per unit area developed due to applied is called tangentially or shear stress। ये देखिए एक बॉडी है जो कि एक सिलेंडर बॉडी है ना, तो टू इक्वल एंड अपोजिट, मतलब टू इक्वल, आपको इक्वल फोर्स लगाना। मान लीजिए इधर 50 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर 50 न्यूटन, जो एफ दिख रहा है 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन ही लगाना है, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो मान लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया। देखिए ये क्या यहाँ था, ये इधर घसक गया, तो ये डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ से यहाँ घसक गया तो हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। और देखिए एंगल भी हो गया, कितना एंगल हो, देखिए जिस इधर क्या हो गया, एंगल टिल्ट हो गया, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, तो ये जो थीटा जो दिख रहा है, थीटा एंगल, ये क्या हो गया, जो एंगल हो गया, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसमें देखें, यहाँ पे इसमें क्या है, टेंजेंशियली और शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, जैसे बॉडी, जैसे हम स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस तो आपको पता है जैसे हम रिमूव करेंगे वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, तो वो हो गया मेरा स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन। तो देयर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, एंड द स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन पैदा हो गया, मतलब ये वापस पोजीशन में नहीं आया, तो सो प्रोड्यूस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसको क्या हो गया, इसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन बोल देंगे। तो ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स कितना हुआ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना हुआ, और ओरिजिनल लेंथ कितना, ओरिजिनल लेंथ हो गया, ए ओरिजिनल लेंथ हो गया, तो डेल्टा कैपिटल एल, ठीक है, वो हो गया इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या हो गया, थीटा ए वाला थीटा हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। किससे लेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, वर्टिकल से कितना डिग्री हुआ, ये हो गया। तो शेयरिंग स्ट्रेन हो गया डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और लास्ट इसमें देखेंगे, इसमें इट कैन द सॉलिड स्पेयर, द सॉलिड स्पेयर, ए सॉलिड स्पेयर है, इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, इज कंप्रेस्ड and uniformly on all sides. The force applied by fluid act perpendicular direction each point surface of the surface and body is said to be under hydraulic compression. तो ये सॉलिड एक सॉलिड स्पेयर था जिसमें क्या हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस में इसमें क्या होता है, उस पर प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में लगता है। देखिए आपका एरो दिख रहा है, ऑल डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है, पूरा ऑल बॉडी में लग रहा है, हर पॉइंट पे लग रहा है। तो बॉडी